हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो कल हम लोगों ने करंट अफेयर्स की पहली क्लास में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक तक देख लिया था। आज हम लोग यहाँ से देखेंगे राजस्थान में अफ्रीका की बोमा तकनीकी। तो देखते हैं इसको। तो राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग चीतल या चित्तीदार हिरणों को पकड़ने और उन्हें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए किया गया था। बोमा कैप्चरिंग तकनीकी अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें फनल जैसी बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करते हुए उन्हें एक बाड़े में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो यही आपको ध्यान रखना है कि ये बोमा तकनीकी कहाँ की है। तो ये जो बोमा तकनीकी है ये है आपकी अफ्रीका की, और इस बोमा तकनीकी का यूज कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान में। और ये बोमा तकनीकी जो है किससे संबंधित है, तो ये कैप्चरिंग तकनीकी से संबंधित है। ठीक है, इसमें फनल जैसा फनल के माध्यम से, फनल के आकार का कुछ होता होगा, उससे ये लोग क्या करते हैं, जानवरों को बाड़े में पहुँचाते हैं और वहाँ से पकड़ करके फिर क्या करते हैं, ये एक राष्ट्रीय उद्यान से दूसरे टाइगर रिजर्व में जाकर के इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि अफ्रीका का है और इसका यूज राजस्थान में किया गया है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान के भरतपुर में है, और ये जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है ये भी आपका कहाँ है, तो ये भी राजस्थान में ही है। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, खाली ये दोनों। ठीक है, ये दोनों विशेषकर ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछ लेता है, लोकेशन पूछ लेता है कि कहाँ पर है। ठीक है, इसको छोटा छोटा नोट्स बना करके भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही कि राजस्थान में अफ्रीका की बोमा तकनीकी का यूज किया गया है, और ये क्या करेगा, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से चीतल या चित्तीदार हिरणों को पकड़ेगा और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में ले जा करके छोड़ देगा। और ये बोमा तकनीकी किससे संबंधित है, तो कैप्चरिंग से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर भी विशेष करके आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर हिरणों की बात हो रही है। अगर 2 स्टेटमेंट बनाता है आपका 1 और 2, तो क्या करेगा कि यहाँ पर जो हिरण है ना, इसको हो सकता है चीता कर दे, जिससे आपका क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है विशेष करके कि यहाँ पर चीता को पकड़ने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर हिरण को पकड़ने की बात की जा रही है। ठीक है, इसको आप विशेष करके ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को चेंज कर देता है जिसको हम पकड़ नहीं पाते हैं और हमारा क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगला है हमारा इंद्रायणी मेडिसिटी। तो इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ये इंद्रायणी मेडिसिटी है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। बस बाकी आपको ये सब कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कितने एकड़ भूमि क्षेत्र में ये बनाया गया है, कितना इसमें निवेश किया गया है, ये सब कुछ भी काम का नहीं है। अगला है विंग्स इंडिया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है, और इसका जो विषय वस्तु है वो क्या है, विषय वस्तु इसका है इंडिया @75 विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज। ठीक है, ये इसका ध्यान रखेंगे, विषय वस्तु पूछ लेता है कभी कभी। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किया गया है आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानन प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, ये तीनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर दिया गया है कि ये बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो बेगमपेट एयरपोर्ट आपका है हैदराबाद में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ से आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे एक ही साथ मिल जा रहे हैं, तो यहाँ से आपका 2-3 स्टेटमेंट आराम से बन सकता है, उसमें आपको चेंज भी कर देगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। 16 मार्च 2022 को मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारीवो में महात्मा गांधी हरित तिराहे का अनावरण किया गया है। पट्टिका में हरा शब्द का मतलब क्या है, सतत विकास और पर्यावरण को बचाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो हरा है तो आप अनुमान ऐसे ही लगा सकते हैं कि हरियाली से ही होगा। ठीक है, और हरियाली क्या है, हमारा पर्यावरण ही तो है, हरा भरा रहता है। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आता है कि महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, तो ये है मेडागास्कर। ठीक है, इतना ही पूछेगा कि कहाँ पर शुरू किया गया है, तो मेडागास्कर में किया गया है।
ठीक है। इसका अनावरण मेडागास्कर में किया गया है। और बहुत पूछ लेगा तो मेडागास्कर में कहाँ किया गया है, तो इसकी जो राजधानी है एंटानानारिवो, वहाँ पर किया गया है। तो राजधानी भी याद रखेंगे कि मेडागास्कर की राजधानी क्या है, तो एंटानानारिवो। और पीछे हम लोगों ने क्या देखा था कि मॉरिशस में मेट्रो का नाम बदल करके क्या किया गया है, महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। जैसे कि ऊपर ही हम लोग देखे थे कल, एक बार और देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। ये देखिए महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम, तो देखिए मॉरिशस में ये रखा गया है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। मेट्रो स्टेशन का नाम आएगा तो वो मॉरिशस होगा, और यदि आपका ग्रीन ट्रायंगल की बात करेंगे तो वो मेडागास्कर होगा। ठीक है, इसको आप विशेष करके ध्यान में रखेंगे। अगला है हनुमान जी का 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण, तो ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है गुजरात के मोरबी में। और यहाँ पर आप सभी को पता होगा जो सस्पेंशन ब्रिज था यहाँ पर वो टूट गया था और कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, काफ़ी हाईलाइटेड रहा था ये खबर, तो मे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान में रखेंगे कि सस्पेंशन ब्रिज को टूटने की घटना कहाँ पर हुई थी, गुजरात के मोरबी में हुई थी। तो ये हनुमान जी का जो 108 फीट की प्रतिमा है, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो गुजरात के मोरबी में किया गया है। ठीक है, और देखते हैं यह प्रतिमा हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में बन रही 4 प्रतिमाओं में दूसरी है। यानी हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो 4 धाम को ध्यान में रख करके 4 दिशाओं में बनाई जा रही है, तो ये दूसरी है। गुजरात आपका कहाँ है, पश्चिम में है, तो ये दूसरी है। ठीक है, हनुमान जी की पहली ऐसी भव्य प्रतिमा का उद्घाटन वर्ष 2002 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में यानी उत्तर में किया गया है। ये किसका है, ये पश्चिम में है, ये उत्तर में है। मोरबी की मूर्ति पश्चिम में, ये देखिए यहाँ पर दिया है कि पश्चिम में स्थापित की गई है। तीसरी प्रतिमा दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थापित की जाएगी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में पूर्व में अंतिम प्रतिमा स्थापित होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, जब आप नोट्स बनाएंगे तो ऐसे कर लेंगे आप, यहाँ पर कर लेंगे आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, हनुमान जी का चार धाम परियोजना के तहत प्रतिमा का अनावरण। ठीक है, समझ जाइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है अनावरण। तो उत्तर में कहाँ बनाया जाएगा, तो उत्तर में देख लिया आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश। पश्चिम में कहाँ है, मोरबी। पूर्व में कहाँ है, तो पूर्व में बात कर रहा है वेस्ट बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का। और दक्षिण में कहाँ बात कर रहा है, तो तमिलनाडु। ऐसे करके आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या करेगा कि वेस्ट बंगाल का इधर कर देगा, उधर का उधर। मोरबी तो खैर कोई नहीं भूलेगा क्योंकि मोरबी तो गुजरात में है, लेकिन हाँ यहाँ का चेंज कर सकता है, यहाँ का। ठीक है, बता देगा कि तीसरा यहाँ बना है, चौथा यहाँ बना है। नंबरिंग भी कर लेंगे आप, ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा हो गया आपका, ये तीसरा हो गया और ये आपका चौथा हो गया। ये क्रम भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो सभी को पता है 2021 और 2022 को किसको मिला है, ये हैदराबाद को ही मिला है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद और मुंबई शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का के रूप में मान्यता दी गई है। तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा मुंबई भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, मुंबई भी है, हैदराबाद भी आया है दोबारा, लेकिन साथ में मुंबई भी है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे जो ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, इसको मान्यता क्यों दी जाती है, तो हरियाली को बचाने के लिए, हरियाली को बनाए रखने के लिए ये क्या किया जाता है, मान्यता प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाली को उगाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए मान्यता प्राप्त की। ठीक है, हैदराबाद को लगातार दूसरे वर्ष ये मान्यता दी गई है। वर्ष 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था जिसे 2020 टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर किसको दिया गया है। तो एक नया शहर और आ गया है मुंबई, हैदराबाद तो है ही, तो इन दोनों को आप ध्यान में रख लेंगे। भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, यहाँ पर फिर बात की जा रही है पहले की, तो इम्पॉर्टेंट है। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो और इम्पोर्टेंट हो गया ये, गुजरात दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया।
जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन पशुपालन को समर्पित है। बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन को बनासकांठा जिले में सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे बनास डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह पशुपालकों को समर्पित है। तो यहाँ से आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो यही कि इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये गुजरात में किया गया है। ठीक है, गुजरात में किया गया है। और ये किसको समर्पित है, तो ये पूरी तरीके से पशुपालन को समर्पित है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और थोड़ा सा आप ये ध्यान रख लेंगे कि ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ के द्वारा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे है भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जम्मू संभाग की सांबा जिला की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। पल्ली गांव ऊर्जा स्वराज का एक बड़ा उदाहरण है। कार्बन न्यूट्रल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संदर्भित करता है। कार्बन न्यूट्रल शब्द का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग और कृषि के संदर्भ में किया जाता है। तब इसमें से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें से सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि पंचायती राज दिवस कब मनाई जाती है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तो आप सभी को पता है 24 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है, और ये जो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है वो कौन सा बना है, तो ये जम्मू संभाग का सांबा जिला है। ठीक है, सांबा जिला की पल्ली पंचायत, ये पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल, यानी क्या है कि जम्मू संभाग की सांबा जिला है, वही बना है आपका पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत। इतना ही आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अगला है आर्ट पार्क। आर्ट पार्क 14 मार्च 2022 को देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान देंगे, आर्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है बेंगलुरु में। आर्ट पार्क को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित किया गया। बस छोड़ देते, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आर्ट पार्क कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बेंगलुरु में बनाया गया है। अगला है भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया। अब इसमें देखते हैं। अप्रैल 2022 में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। इसमें भारत का कार्यकाल 4 वर्ष तक होगा। यह निकाय निम्नलिखित हैं: सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग। तो ये सब छोड़ दीजिए, बस इतना आप ध्यान में रखिएगा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना भी गया है और इसका जो कार्यकाल होगा भारत का, वो कितना होगा, वो 4 वर्ष के लिए होगा। बस इतना ही यहाँ से इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये सब आप समझ जाएंगे कि भाई आर्थिक, जब यहाँ पर कह रहा है कि आर्थिक सामाजिक परिषद, यहाँ पर जाहिर सी बात है विकास की बात की जाएगी, तो इसे आप आराम से यहाँ पर लॉजिक लगा करके भी आंसर तक पहुँच सकते हैं, यदि इन स्टेटमेंटों में से आपको देता है तो। ठीक है, और थोड़ा सा आप यहाँ पर ये ध्यान रख लेंगे कि दिसंबर 2018 में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रीति सरन को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति पर एशिया प्रशांत सीट के लिए निर्विरोध चुना गया था। तो पूछ लेगा आपसे कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति पर एशिया प्रशांत सीट से किसको निर्विरोध चुना गया था, तो वो चुना गया था प्रीति सरन को। इम्पॉर्टेंट है आपका, प्रीति सरन को चुना गया था। तो यहाँ से आपको जो ध्यान रखना है मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। ठीक है, हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं, कभी कभी सदस्य भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे 54 सदस्य होते हैं। मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ 2 अप्रैल 2022 को भारतीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की। अब देखिए यहाँ पर दिया है मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ। ठीक है, और यदि आपको ऑप्शन में दिख जाए कि इसको राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू की है, तो आप एकदम बिल्कुल मतलब वो हो जाएंगे कि राष्ट्रीय भला महिला आयोग क्यों इसको शुरू करेगा। ठीक है, ऐसे में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। मानव अधिकार आयोग दे देगा,
कुछ भी आपको वहाँ पर कर देगा तो आपको लगेगा कि हाँ मानव तस्करी से संबंधित है, तो हो सकता है मानव अधिकार आयोग हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग है। इसको आप विशेष करके ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग है जिसने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को इसको रोकने के लिए क्या की है, इस पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो मानव तस्करी मामलों का प्रभावी तरीके से निपटान करने और महिला और लड़कियों के बीच में जागरूकता बढ़ाते हुए तस्करी रोधी इकाइयों को प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता बढ़ाना है। इसके लिए यह क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों एवं अभियोजकों को मानव तस्करी का मुकाबला करने हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। तो बस आपको इतना यहाँ पर ध्यान रखना है कि मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ क्या है और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ क्या है, तो मानव की तस्करी की जाती है उसको रोकने से संबंधित है और ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया। बस इतना ही आपको ध्यान में यहाँ से रखना है। आगे देखते हैं, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन। ये आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन मतलब हाईलाइटेड क्यों रहा, न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि इसमें मेडागास्कर जो है शामिल हुआ है। इस अवसंरचना में मेडागास्कर शामिल हुआ है और ये शामिल होने वाला 30वां देश बना है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें कौन शामिल हुआ है, तो मेडागास्कर इसमें शामिल हुआ है और इसमें शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया, तो 30वें नंबर का देश बना है। भारत के प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य यहाँ पर देख लेंगे, उद्देश्य इसका क्या है, तो सतत विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणालियों की अनुकूलता को बढ़ावा देना है। तो जाहिर सी बात है, जब आपदा रोधी खुद बात कर रहा है कि आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन है, तो आपदा संबंधित जो जोखिमों होंगे उन्हीं से संबंधित कार्य भी करेगा। तो इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, बाकी ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही आपके लिए काफ़ी है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। बस थोड़ा सा इसका हेडक्वार्टर ध्यान में रख लीजिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, बस इतना ही आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है रेडियो अक्ष। ये रेडियो अक्ष क्या है, तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया। तो ये जो सबसे पहले तो यही ध्यान रखेंगे कि रेडियो अक्ष कहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये एक चैनल है और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है नागपुर में। और ये किससे संबंधित है, तो ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाया गया है, ये दृष्टिबाधित लोगों से संबंधित है। इसका नाम रेडियो अक्ष रखा गया है। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और सम दृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, हालांकि इसमें नाम तो आ ही गया है जिससे संबंधित है, तो वैसे शब्दावलियाँ यहाँ पर यूज कर ली गई हैं, तो इसका मतलब आ जाएगा ऑप्शन में, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। और जो ये चैनल बना है ये बिल्कुल फ्री होगा, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है। तो बस ध्यान रखेंगे इसका कि इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये गुजरात के जामनगर में किया गया है। और ये किन के द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसे आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा और यह विश्व में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला व एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा। तो ये पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित होगा और ये एकमात्र ऐसा वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा ये भारत में। ठीक है, सॉरी विश्व में एकमात्र होगा, सोचिए। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पर दे देगा आपको स्टेटमेंट, तो आपको लगेगा कि अरे एकमात्र कैसे होगा, विश्व में और भी होंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि एकमात्र विश्व में ऐसा केंद्र होगा। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सीमा सड़क संगठन द्वारा, अब ये इतना कौन फैक्ट रटेगा, इसको छोड़ दीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कहाँ पर बनाई जा रही है, तो सिंकुला दर्रे पर बनाई जा रही है ये। ठीक है, और ये क्या करेगी, इसकी लंबाई थोड़ा सा याद रख लीजिए, लंबाई पूछ लेता कभी कभी, तो कितना इसकी लंबाई कितनी है, 4.25 किलोमीटर होगी,
जो ये क्या करेगी, ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ेगी। ठीक है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट योजक की स्थापना की गई। तो ध्यान देंगे, प्रोजेक्ट योजक किससे संबंधित है, तो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण से संबंधित है ये प्रोजेक्ट योजक। बस इतना ही आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे। सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व समारोह ये मनाया गया है, इसलिए हाईलाइटेड रहा ये। तो 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें सिख गुरु, ध्यान देंगे ये कौन से नंबर के गुरु थे, तो ये 9वें नंबर के सिख गुरु थे, तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व समारोह के अवसर पर लाल किले से, ध्यान देंगे लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया गया है। इसके साथ ही वे आज़ाद भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है। तो ध्यान देंगे सूर्योदय नहीं, यहाँ पर सूर्योदय कर देगा, सूर्यास्त के बाद उन्होंने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है। इसी किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश जारी किया था और इसी वजह से लाल किले को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया। इस दौरान उन्होंने डाक टिकट और 400 रुपये का सिक्का जारी किया। तो 400वां इनका प्रकाश पर्व था, इसलिए 400 का सिक्का भी जारी किया गया है। हिंद दी चादर ये किसको कहते थे, तो हिंद दी चादर कहते थे गुरु तेग बहादुर को। और किसके द्वारा इनको मृत्युदंड दिया गया था, तो वो दिया गया था मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा 1675 ईस्वी में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर हाईलाइटेड है वही आप ध्यान में रखेंगे। ये 9वें सिख गुरु थे। लाल किले से राष्ट्र को प्रधानमंत्री द्वारा इनके प्रकाश पर्व पर राष्ट्र को संबोधित किया गया। और लाल किले को ही क्यों चुना गया, तो इसका कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यों चुना गया। तो बस यहाँ पर जो जो हाईलाइटेड है उसी को आप नोट डाउन करेंगे और इसी को याद रखेंगे। क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार करने वाला पहला राज्य। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। तो कौन बना है, तो ये बना है आपका राजस्थान। इतना ही आप ध्यान में रखेंगे कि 10 गीगावाट के संचयी और प्रतिष्ठानों को पार करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। ये आपसे घुमा करके ऐसे पूछ लेगा कि राजस्थान निम्नलिखित में से कितने गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार करने वाला पहला राज्य बना है, तो नंबर भी ध्यान रखेंगे 10 गीगावाट। ठीक है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित किया गया है। इतना ध्यान रखेंगे कि भारत का ये पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये किया गया है हैदराबाद में। तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और लॉरेंस लैब्स के साथ साझेदारी में इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का समर्थन किया। तो किसके साझेदारी में किया, किसके साझेदारी में नहीं किया, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, तो वो की गई है हैदराबाद में। जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो 5 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश, अब ये सभी को पता है कि केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया। इस आयोग के पदेन सदस्य सुशील चंद्रा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये, और के शर्मा राज्य चुनाव आयुक्त हैं। ये छोड़ दीजिए ये सब, बस इतना ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर कि किसके लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के लिए। किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए ऐसा पूछ सकता है, तो जम्मू कश्मीर के लिए है। ठीक है, क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू के लिए और 47 कश्मीर क्षेत्र के लिए। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं इतना पूछेगा यूपीपीसीएस। 9 विधानसभा क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखा गया है, इसमें से 6 जम्मू क्षेत्र में, ये भी छोड़ दीजिए। बस इतना ध्यान रखेंगे ये, और बहुत पूछ लेगा आपसे तो कितनी बार परिसीमन हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है, तो पॉलिटी में आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि बात की जा रही है यहाँ पर परिसीमन की। तो परिसीमन कौन करता है, कैसे होता है, राष्ट्रपति को क्या शक्ति है, ये सारी चीज़ें एक बार जा करके आप देख लेंगे, गूगल सर्च कर लेंगे, गूगल पे भी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये हाईलाइटेड रहा है, तो इसको पॉइंट में करके आप नोट कर लेंगे।
31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कब? तो 31 अक्टूबर को। कल्हड़ की राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो ये भी अब देखिए यहाँ पर एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो वो थे कल्हड़। और इसमें किसके इतिहास का वर्णन किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है। इससे पहले अल सल्वाडोर सितंबर 2021 में बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना। तो यहाँ से एक और आपको मिल गया कि जो बिटकॉइन है उसको आधिकारिक मुद्रा के तौर पर अपनाने वाला देश कौन बना है। यहाँ पर हो गया पहला देश कौन बना है, तो वो बना है अल सल्वाडोर। वर्तमान में CAR अपनी मुद्रा के रूप में फ्रांस समर्थित CFA फ्रैंक को इस्तेमाल करता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी आभासी मुद्रा, यानी बिटकॉइन क्या है, तो बिटकॉइन है क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा। ठीक है, बाकी ये सब आप छोड़ सकते हैं, ये सब इतना नहीं पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के तौर पर किस देश ने अपनाया है पहली बार, तो वो अपनाया है अल सल्वाडोर। ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप अप्रैल 2022 में ब्रिटेन ने भारत के साथ ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च किया। तो किसके साथ मिलकर के किया गया है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप को, तो ब्रिटेन ने भारत के साथ मिलकर के किया है। यह TDC फंड के लिए एक खाके का काम करेगा, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी। हाँ, मेंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किस काम में आएगा, तो ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। इसके जरिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने की तैयारी है। TDC फंड के माध्यम से भारत की ओर से जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर काम किया जाएगा। भारत की ओर से ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप में जो निवेश किया जाएगा वो TDC फंड के जरिए होगा। GIP के जरिए अफ्रीका, छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेंस में थोड़ा सा आप इसको कर सकते हैं कि हाँ और क्या किया जा रहा है चीन के वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव को कार्ड के रूप में। तो आप कह सकते हैं, या ब्रिटेन को लेकर के पूछेगा तो आप यहाँ भी ब्रिटेन और इसके संबंधों को दिखा सकते हैं। तो मेंस के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप उसमें दिखा सकते हैं कि सामरिक रूप से, ठीक है, किस तरीके से, आर्थिक रूप से, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर पॉइंट कर सकते हैं कि किस तरीके से ब्रिटेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रूस संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन से बाहर। रूस ने संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हटने की घोषणा की है। रूस के इस निर्णय की घोषणा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की सदस्यता को निलंबित करने के लिए वोटिंग होनी थी। रूस ने वोटिंग से पूर्व ही बस इतना ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन से रूस को हटाने की बात की जा रही थी और ये हो रहा था कि वोटिंग की जाएगी कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं कि रूस को हटाया जाए और कितने लोग इसके पक्ष में नहीं है कि नहीं रूस को ना हटाया जाए। लेकिन उससे पहले रूस क्या किया कि खुद ही इससे निकलने की घोषणा कर दी। तो इतना ध्यान रखेंगे, जाहिर सी बात है कि रूस से निकलेगा, यूक्रेन तो निकलेगा नहीं। ठीक है, इतना ही आप ध्यान में रखेंगे कि रूस इससे निकलने की घोषणा की है। चक्रवाती तूफान आसानी, ये चक्रवाती तूफान है। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से आसानी का संबंध किससे है, तो आसानी का संबंध है चक्रवात से। दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के पश्चिम, मध्यवर्ती और आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती तूफान आसानी का निर्माण हुआ। तो इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में हुआ इसका निर्माण। इस चक्रवात का नामकरण श्रीलंका द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, और ये दक्षिणी में हुआ है, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्यवर्ती में। तो जाहिर सी बात है यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी मध्यवर्ती आसपास के क्षेत्रों की बात कर रहा है तो कौन है वहाँ पर आसपास में, तो श्रीलंका, थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, जिसकी सिंहली में अर्थ है क्रोंद। ठीक है, तो इसका नामकरण कौन किया है, तो श्रीलंका किया है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020-21 में भारत में आने वाले चक्रवात थे तौकते, यास, निसर्ग और अम्फान। तौकते म्यांमार आवाज़ करने वाली छिपकली, यानी तौकते जो नाम रखा गया था वो म्यांमार की एक छिपकली है जो आवाज़ करती है, उसी के नाम पर तौकते रखा गया था। तो ये जो तौकते है, यास है, निसर्ग है, अम्फान है, ये सारे भारत में आने वाले चक्रवात हैं। ठीक है, यानी इन सब का संबंध किससे है, तो इन सब का संबंध चक्रवात से है।
वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश, अब यहाँ पर भी पहला आ गया। तो दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर विश्व का पहला देश बन गया है। आपसे कभी कभी लोकेशन भी पूछ लेता है कि इक्वाडोर कहाँ पर है, ठीक है। तो ये दक्षिणी अमेरिका में है इक्वाडोर, ये भी ध्यान में रखेंगे। जिसने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय लिया, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बंदर एस्ट्रेलिटा के नाम मामले की सुनवाई के दौरान अप्रैल 2022 में सुनाया। यानी ये मामला कब आया कि यहाँ पर वन्य जीवों को कानूनी अधिकार दिया जाए, तो ये एक बंदर से संबंधित है। अभी इसकी कहानी देख लेते हैं नीचे। एक ऊनी वानर को 1 माह की आयु में उसके जंगली आवास से घर लाकर पालतू बनाया गया तथा 18 वर्ष बाद वहाँ के वन अधिकारियों ने उसे मालिक से छीनकर चिड़ियाघर में रख दिया, ठीक है। तो यही विवाद था, उसके मालिक से उन्होंने छीन के क्या किया कि चिड़ियाघर में एक प्रदर्शनी का रूप बना दिया, ले जा करके रख दिया। तो इसी को लेकर के उसने दायर की होगी याचिका वगैरह। तो यहाँ पर बोला गया कि इनको कानूनी अधिकार दिया जाए। तो इक्वाडोर ने ऐसा किया कि जानवरों को कानूनी अधिकार दिया, वन्य जीवों को, ठीक है, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार दिया। तो ये वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला एकमात्र देश बन गया है, पहला। मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र। अब देखिए यहाँ पर मोटे अनाज से संचालित 30 अप्रैल 2022 को बिहार के पूर्णिया जिले में, ध्यान देंगे कहाँ पर, तो बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया आपका बिहार के पूर्णिया में। पूर्णिया जिले में एक निजी निवेशक ने 105 करोड़ रुपए की लागत से यह संयंत्र स्थापित किया। नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले इस संयंत्र में कोई अपशिष्ट नहीं निकलता और इस संयंत्र में किसानों से प्रतिदिन चावल की 130 टन भूसी और 150 टन चावल अथवा मकई की खरीद की जाएगी। तो ये सब छोड़िए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है बिहार के पूर्णिया में। अगला है भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। उड़ीसा राज्य एसटी और एससी विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना के लिए 4 मई 2022 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला है ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी उड़ीसा राज्य में। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य। कितना बढ़िया यहाँ पर मतलब है, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसको मेंस में भी आप यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं अभी। तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, ठीक है। मुख्यमंत्री के स्टालिन ने राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए नाश्ते की योजना की घोषणा की। राज्य में कुपोषित बच्चों पर सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन पर आधारित विशेष पोषण योजना के साथ ही उन्होंने सत्ता में अपना पहला वर्ष पूरा किया। सरकार इसे राज्यव्यापी योजना बनाने से पहले कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए चुनिंदा स्कूलों में निगमों, नगर पालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करेगी। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले यही आपको ध्यान रखना है कि सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है तमिलनाडु। मिड डे मील के साथ ये नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और ये जो नाश्ता दिया जाएगा वो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिया जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेंस में आप कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसको घोषित किया गया है? 2023 को, 2023 को। और किसी चीज़ को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या इस तरीके की घोषणा क्यों करते हैं? क्योंकि उस चीज़ को बढ़ावा मिले, लोग उसके लिए जागरूक हों, ठीक है, उसके फ़ायदे को समझें। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बाजरे को बढ़ाने के लिए एक तरीका ये भी है कि उसको यहाँ पर क्या करें कि जो सरकारी स्कूल होते हैं और जो बच्चे हैं, जैसे कि भारत में कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी होती हैं। तो आधे लोग तो ऐसे बीमार रहते हैं कि उनको स्वस्थ भोजन नहीं मिल पाता है, पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाता है। तो ये सरकारी स्कूलें होती हैं जैसे कि मोटे अनाजों को बढ़ाने के लिए
चाहे मोटे अनाज को बढ़ाने की बात करें या बाजरे को बढ़ाने की बात करें, ठीक है, किसी एक को लेकर के करें या सभी को लेकर के करें, तो वहाँ पर ये डाल सकते हैं कि जिस तमिलनाडु मॉडल अपनाया जा सकता है कि जिस तरीके से तमिलनाडु जो है बच्चों के नाश्ते में ये ऐड कर रहा है खाने को, यानी पोषण युक्त भोजन को, उसी तरीके से क्या करेंगे कि बाजरे की जागरूकता बढ़ाने के लिए, बाजरे का डिमांड ज़्यादा हो इसलिए लोग बाजरे को ज़्यादा उपजाएं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खपत होगा तभी तो लोग मांगेंगे, डिमांड तभी तो होगा ना जब उसकी मांग होगी, मांग उसकी तभी होगी ना जब लोग उसका यूज करेंगे। तो इस तरीके से सरकारी स्कूल होते हैं मिड डे मील के तहत क्या करेंगे कि वहाँ पर बच्चों को नाश्ता करवाएं या उसका लड्डू बनवाएं या उसका चिप्स बनवाएं, इस तरीके के बिस्किट बनवाएं, इस तरीके से करके उसको फेमस किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इसकी मांग की जा सकती है। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि बाजरे से बने भोजन को या बाजरे से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको क्या किया जाए, तो जो मिड डे मील है इस योजना के तहत बच्चों को नाश्ते में, भोजन में इनको इंक्लूड किया जाए। तो ये मॉडल आप लिख सकते हैं मेंस में। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल ये कहाँ पर शुरू किया गया है, तो विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल शुरू किया गया है वियतनाम में, और इस ब्रिज का जो नाम है वो है बैक लॉन्ग ब्रिज, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है वाइट ड्रैगन। वाइट ड्रैगन ये ब्रिज कितनी लंबी है, तो 632 मीटर है। ये सब छोड़ सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो ये है हनोई, ठीक है। तो यहाँ से इतना ध्यान रखेंगे, एक तो ये कि विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल ये कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये किया गया है वियतनाम में, और इसका नाम है बैकलॉग ब्रिज, जिसका अर्थ होता है वाइट ड्रैगन। बस इतना ही आप ध्यान में रखेंगे। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो वो है हनोई। अगला है संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति, तो देव सहाय पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है। तो ये कौन है, पहले व्यक्ति कौन है संत का दर्जा पाने वाले, ये है देव सहाय पिल्लई। देव सहाय संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति हैं ये, और उन्होंने 18वीं शताब्दी में तत्कालीन त्रावणकोर साम्राज्य में ईसाई धर्म अपना लिया था। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका में संतों की सूची के नाम में शामिल करते समय 9 अन्य लोग, ये सब छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि संत का दर्जा किसे मिला है, ठीक है। बाकी ये सब आप छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा ये आपसे पूछ सकता है, थोड़ा सा बस ध्यान रख लीजिएगा, ये कहाँ के हैं, तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखिएगा। निवेश प्रोत्साहन समझौता 23 मई 2022 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो किसके किसके बीच में हुआ है निवेश प्रोत्साहन समझौता, तो ये हुआ है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, ये कहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं, तो जापान के टोक्यो में। देखिए हो किसके किसके बीच में रहा है, हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, लेकिन आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, हस्ताक्षर कहाँ पर किए, तो जापान के टोक्यो में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इस समझौते पर भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीईओ स्कॉट नाथन की ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते ने वर्ष 1997 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित निवेश, ये सब छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसके बीच हुआ है ये। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया। यानी रूस के खिलाफ सभी हैं, तो रूस को शामिल करने की बात कर ही नहीं सकता ये, क्योंकि मानवाधिकार परिषद है, तो जाहिर सी बात है रूस ने क्या किया, कितने इसमें जो है लोगों को क्षति पहुंची है, लोगों का घर बार टूट गया, वहाँ से घर छोड़ के भागने पर मजबूर होंगे, तो भला मानवाधिकार परिषद में इसके लिए वोटिंग क्यों होगी। तो ये कॉमन सेंस के थ्रू भी आप इसके आंसर तक पहुँच सकते हैं कि इसमें रूस की जगह किसी और को चुनेगा, तो किसको चुना है, तो चेक गणराज्य को शामिल करने के पक्ष में इसने मतदान किया है। यूक्रेन पर हमले और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर यूएन ने रूस को निलंबित कर दिया था, ठीक है। इसका मुख्यालय ध्यान रखेंगे हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अनुच्छेद 142 क्या है, ये हालांकि सर ने पढ़ाया है काफ़ी अच्छे तरीके से, जो न्यायपालिका वाला चैप्टर आया हुआ है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है उसमें।
तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरा रिवलन को रिहा करने का आदेश जारी किया। यानी ये जो है सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्ति होती है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हुए जो राजीव गांधी के हत्यारे थे उनको रिहा करने का आदेश जारी किया। पेरा रिवलन पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के केस में अपने 3 अन्य साथियों के साथ दोषी ठहराया गया था। तो ये सब छोड़ दीजिएगा, कितने साथी थे इसके कितने नहीं थे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसका यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिहा करने का आदेश जारी किया है, तो वो 142 का, और इसी का यूज करते हुए, इसी 142 का यूज करते हुए कई सारे फैसले सुनाए गए हैं। उसका आप लिस्ट एक बार जाकर के गूगल सर्च करके देख सकते हैं। सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता, अच्छा इसको भी इसी के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 142 के तहत ही इसको एक पेशे के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है और कहा है कि इसके व्यवसायी कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 यहाँ पर भी देखिए के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये मान्यता प्रदान की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 2020 में सेक्स वर्कर को अनौपचारिक श्रमिक के रूप में मान्यता दी थी, सितंबर 2018 में। तो ये सब छोड़ दीजिए, इतना डीपली नहीं जा करके आपसे पूछेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो 142 है ये सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्तियों से संबंधित है, ठीक है, और इसके तहत किसको किसको मान्यता दी गई है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अगला है बंदर की एक नई प्रजाति सेला मकाक। तो यहाँ से भी आप एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं, मकाक है तो मंकी से संबंधित होगा। तो अगर आपसे देता है कि निम्नलिखित में से सेला मकाक का संबंध किससे है, तो वो एक बंदर की नई प्रजाति से है सेला मकाक का। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण और कलकत्ता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में बंदर की एक नई प्रजाति सेला मकाका की खोज की है। तो ध्यान देंगे इसकी खोज कहाँ पर की गई है, तो ये की गई है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये जो सेला मकाक नामकरण किया गया है ये सेला दर्रा के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिरांग और तवांग शहरों के बीच स्थित है। सेला ये कहाँ पर है, तो सेला अरुणाचल प्रदेश में है। और किन किन शहरों के बीच में स्थित है, तो ये दिरांग और तवांग शहरों के बीच में स्थित है। बस इतना ही आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। एक तो इसका संबंध किससे है, एक बंदर से है। ये बंदर की नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। इसका जो नामकरण किया गया है वो सेले दर्रे के ऊपर किया गया है। समान नागरिक संहिता आप सभी को पता है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति की घोषणा की है। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं। तो ध्यान देंगे कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति की घोषणा किस स्टेट ने किया है, तो वो किया गया है उत्तराखंड ने। समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून होंगे, फिर चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म जाति का हो। वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। तो ये भी ध्यान देंगे कि एकमात्र गोवा में ही अभी हाल फिलहाल में समान नागरिक संहिता लागू है, और इसको लागू करने की बात गुजरात में भी की जा रही है, और उत्तराखंड में तो इसके लिए एक मसौदा समिति की घोषणा ही कर रखा है, ठीक है। सरकार ये जिसे पुर्तगाल सरकार, ये जो समान नागरिक संहिता है इसे पुर्तगाली सरकार ने ही लागू किया था। वर्ष 1961 में गोवा सरकार उक्त सिविल कोड के साथ ही बनी थी। ऐसे में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी कैबिनेट ने सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया है। ध्यान रखेंगे, सिविल कोड लागू करने का निर्णय किसने लिया है, तो वो लिया है उत्तराखंड ने। और ये जो समान नागरिक संहिता है यानी जो सिविल कोड है इसको लागू किसने कर दिया है, तो वह एकमात्र है गोवा जिसने लागू किया है। और कहाँ पर लागू करने की बात अभी हाल फिलहाल में चल रही है, तो वो चल रही है गुजरात में। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के, ये पुराना हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो आप सभी को पता है कि संत जो कबीर थे उनका संबंध कहाँ से है, तो गोरखपुर के मगहर से है। ये मगहर उत्तर प्रदेश गोरखपुर में है। तो जाहिर सी बात है कि ये अनुसंधान जो केंद्र है इनका उद्घाटन भी कहाँ किया जाएगा, तो जहाँ से भी संबंधित हैं वहीं किया जाएगा। बाकी आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं।
इनका जन्म देख सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर, तो उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम हो रहा है यूपीपीसीएस का, और जाहिर सी बात है कि स्टेट पीसीएस से संबंधित है, तो ये बात हो रही है आगरा की, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये वैक्यूम आधारित जो सीवर सिस्टम है ये कहाँ पर अपनाया गया है, तो ये आगरा में यानी उत्तर प्रदेश के आगरा में अपनाया गया है। इस वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बस इतना ध्यान रखिएगा कि शुरू कहां पर किया गया है। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी 29 मई 2022 को बांग्लादेश और भारत के बीच यात्री रेल सेवा 2 वर्ष बाद मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी फिर से शुरू हो गई। तो ध्यान देंगे, ये मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किनके मध्य शुरू की गई है, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में। ठीक है। दूसरा भी ये ध्यान रखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच ही एक और चलने वाली ट्रेन है, वो है मिताली एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि दोनों देशों के बीच चलेगी, और ये तीसरी ट्रेन होगी। तो ये मिताली जो ट्रेन है, मिताली ट्रेन ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो न्यू जलपाईगुड़ी से ये चलेगी ढाका के बीच। वहीं दूसरी ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस, जो कोलकाता और खुलना के बीच चलती है। तो ये जो 3-4 ट्रेन हैं इनको आप ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो जो बंधन एक्सप्रेस है वो चलेगा कोलकाता से खुलना के बीच में। न्यू जलपाईगुड़ी है वो चलेगा, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच में चलेगा आपका मिताली ट्रेन, और मैत्री बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से 3-4 एक ही साथ हैं, 3 एक ही साथ हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। वैश्विक सुरक्षा पहल, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल पेश की गई है। इस पहल को इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड के मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है, वैश्विक सुरक्षा पहल, तो वो किया गया है चीन के द्वारा। विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा, ब्राजील में रियो डी जनेरियो में के मशहूर शहर क्राइस्ट द रिडीमर से भी बड़ी जीसस क्राइस्ट की नई प्रतिमा बनाकर तैयार हो गई है। तो ध्यान देंगे, विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा कहाँ पर बनाई जा रही है, तो ये बनाई जा रही है ब्राज़ील में। ठीक है। और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी का बागान होता है उसको बोलते हैं फेजेंडा, ये भी ध्यान में रखेंगे, फेजेंडा बोलते हैं। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा IPEF 23 मई 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की है। वर्तमान में इसमें अमेरिका सहित 13 देश, भारत, यानी बस इतना ध्यान रखिएगा कि हिंद प्रशांत जो आर्थिक ढांचा है इसमें कौन शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल है। बस यही पूछेगा आपसे, स्टेटमेंट बना देगा कि इसमें भारत शामिल नहीं है या भारत शामिल है, तो ध्यान देंगे इसमें भारत शामिल है। दूसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3-4 मई 2022 को यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की राजकीय यात्रा पर गए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित किया गया। तो ध्यान देंगे, जो दूसरा नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। नॉर्डिक देशों के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्डिक कंपनियों को ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। भारत का पहला नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। तो ध्यान देंगे, पहला कहाँ पर हुआ था, तो स्टॉकहोम के स्वीडन में हुआ था, और दूसरा कहाँ पर हुआ है आपका, तो ये हुआ है डेनमार्क में। ठीक है। और नॉर्डिक देश में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा कि कौन कौन से देश शामिल हैं नॉर्डिक देशों में। तो एक तो डेनमार्क ही है, एक तो स्वीडन ही है, 3 आप याद रखेंगे क्योंकि 2 का तो आयोजन हुआ ही है, 1 का तो आयोजन आपको ध्यान रखेंगे। तो दूसरा नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो एक तो डेनमार्क में हुआ है,
दूसरा स्वीडन में हुआ है। बाकी बच रहा आपका 3, तो 3 को आप याद कर लीजिए, फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे। फिर है विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र। तो ये विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। यहाँ पर देखते हैं 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल में, गुजरात के कलोल में इफ़को द्वारा निर्मित विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य किसानों को उत्पादकता बढ़ाने व उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा। ये क्या है? ये जो नैनो यूरिया तरल संयंत्र है, ये एक छोटे से बॉटल में आ जाएगा, जो कि एक कट्टा होता है ना 500 केजी का, उसके बराबर ये काम करेगा। अब कितने ml का होगा, कितने ml का नहीं होगा, ये डिटेल्स मैं आपको नोट्स बना करके शेयर की हूँ ग्रुप में ही, तो वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। इसके फ़ायदे कैसे हैं वो भी मैंने लिखा है बाकायदा। तो इतना ध्यान रखेंगे आप कि एक सीसी होती है छोटी सी, वो सीसी 500 केजी का जो यूरिया का कट्टा होता है उसके बराबर काम करता है वो। तो यही कह रहा है कि इसका शुरुआत जो है वो गुजरात के कलोल में किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आप देख ही सकते हैं कि जब यूरिया की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है किसानों की उत्पादकता बढ़ाने से, जब किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आय भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर इसका जो है कि आयोजन किया है। नैनो यूरिया तरल संयंत्र को राष्ट्र सेवा में समर्पित किया। तो जाहिर सी बात है कि स्पेशल अपने लिए तो कोई बनाएगा नहीं, तो राष्ट्र सेवा में ही समर्पित होगा ये। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट स्थापित किया गया। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ आ गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर दूसरा नैनो खाद प्लांट स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है प्रयागराज में। प्रयागराज में इम्पोर्टेंट है। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 1 मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर NCPCR का नया आदर्श वाक्य भविष्यो रचति। तो यहाँ पर इसका जो आदर्श वाक्य है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तो इस टाइम पे अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। इसका स्थापना कब हुआ था? तो बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के द्वारा 2007 में हुआ था। तो ये भी ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है? एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक नहीं, वैधानिक निकाय है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो इसका आदर्श वाक्य, दूसरा इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, और तीसरा इसका स्थापना कब हुआ था। अगला भारत AAEA का नया अध्यक्ष। 7 मई 2022 को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ की कार्यकारी बोर्ड और महासभा की मनीला, फिलीपींस में आयोजित बैठक में भारत को सर्वसम्मति से वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए AAEA का नया अध्यक्ष चुना गया। तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि AAE के अध्यक्षता करने के लिए किसको चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है इस महासभा का? तो ये हुआ है मनीला के फिलीपींस में। बस आपको इतना ही यहाँ से ध्यान रखना है, बाकी आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। अगला है सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। अब यह सामुदायिक वन है और सामुदायिक रेडियो स्टेशन हमने देख लिया कहाँ पर शुरू किया गया है, गुजरात में किया गया है दुग्धवाणी संघ के द्वारा। यहाँ पर है सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। तो दिया है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक गांव गुडिया पदर में रहने वाले आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हुए सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी गई है। तो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार कहाँ के लोगों को दिया गया है? तो ये दिया गया छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे, वहाँ के जो आदिवासी हैं उनको ये अधिकार दिया गया है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय युवा खेल नीति 2022। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय युवा खेल नीति 2022 लॉन्च की। तो ध्यान देंगे यहाँ पर है राष्ट्रीय वायु खेल, साथ ही युवा में पढ़ रही हूँ, सॉरी, यहाँ पर वायु है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में और पहली बार हुआ ये। और किसके द्वारा किया गया है? तो नगर विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
इस नीति का उद्देश्य 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है। छोड़ दीजिए वो सब, बस इतना ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य, यहाँ पर बात की जा रही है ड्रोन पॉलिसी, ठीक है। तो ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसने ड्रोन पॉलिसी बनाने की नीति को मंजूरी दी है। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। ध्यान देंगे पहला आ गया यहाँ भी, तो ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट होगा। और आप सभी को तो पता ही है कि इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो जो कृषि क्षेत्र है, बागवानी, उद्योग, गृह विभाग, इन सब के काम जो हैं वो आसान हो जाएंगे। तो यही आपको ध्यान रखना है कि ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून, ये शायद आपने विजन का जो मंथली मैगजीन चल रहा है उसमें सर के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ जो पढ़े होंगे उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस इसे रिविज़न के थ्रू आप देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क विधानमंडल ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया है। तो ध्यान देंगे कि ये जो राइट टू रिपेयर कानून है ये किसके द्वारा पारित किया गया है, तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क विधानमंडल के द्वारा, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं द्वारा ग्राहकों और स्वतंत्र मरम्मत व्यवसायों के लिए पुर्जे, उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए राइट टू रिपेयर एक आवश्यक बिल है। इसमें होगा क्या कि कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल ख़राब हो गया, कंप्यूटर्स ख़राब हो गए, तो इसके पार्ट कभी चाइना में मिलेगा तो एक कहीं और से आएगा। तो वही कह रहा है कि इन सब चीज़ों का जो है चीज़ एक ही जगह पॉसिबल हो जाए, एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएँ, उसी से संबंधित ये जो कानून है इसको न्यूयॉर्क विधानसभा में पारित किया गया है। यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव, ध्यान देंगे यहाँ पर अस्थायी है, यहाँ पर क्या कर देगा आपको धीरे से स्थायी कर देगा। तो इस शब्द को ध्यान में रखेंगे, स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं, यहाँ पर है अस्थायी। मैं आपको लिख के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में आ जाए कि वहाँ पर लिखा गया था कि स्थायी नहीं, ये अस्थायी था। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को 2023 से 24 के कार्यकाल के लिए चुना गया है, यानी 1 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो ये 5 जो अस्थायी सदस्य हैं ना यूएनएससी के, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करेगा कि एक अस्थायी को डाल देगा। तो ध्यान आपको देना है कि यहाँ पर जो अस्थायी हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो इक्वाडोर है, एक जापान है, एक माल्टा है, एक मोजाम्बिक है और एक स्विट्जरलैंड है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करने के लिए 9 जून को चुनाव करवाया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि चुनाव तो करवाया गया था 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए। यहाँ 23 से 24 तो एक ही साल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 साल बोल रहा है। अच्छा, हो सकता है कि 22 से 23 हो, 23 से 24 हो, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें जो यूएनएससी होता है इसमें जो है कि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 को चुना गया है। और यूएनएससी में वीटो पावर किसको किसको है, 5 लोगों को 5 वीटो पावर किसको है, यूएसए को है, रूस को है, चीन को है, यूके को है, फ्रांस को है। यानी ये जो है ये यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं और इनको वीटो पावर मिला हुआ है। तो 5 ऐसे देश हैं जिनको वीटो पावर मिला हुआ है। तो आप इसलिए मैं बोल रही थी आपको कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ना 5 अस्थायी, तो इसको आप ध्यान में रख लेंगे। यहीं से क्या करेगा, एक उठा करके इसमें डाल देगा। तो आपको पता है कि यूएसए, रूस और चीन और यूके ये तो हो सकते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए फ्रांस को डाल सकता है, क्योंकि फ्रांस पर दूर दूर तक लोगों की नज़रें नहीं जाएंगे। तो ध्यान देंगे फ्रांस नहीं है। बाकी ये क्या है, एक स्थायी सदस्य है। तो ये जो 5 हैं ये हैं स्थायी, और इन्हीं 5 में से एक क्या करेगा, उसमें डाल देगा। तो ध्यान रखेंगे 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। तो यहाँ से इनको आप ध्यान में रख लेंगे कि जो ये अस्थायी सदस्य हैं वो कौन है, इक्वाडोर है, जापान है, माल्टा है, मोजाम्बिक है और स्विट्जरलैंड है। और इसमें यूएनएससी में कितने सदस्य होते हैं, तो 193 सदस्य होते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि यूएनएससी में कितने सदस्य होते हैं। भारत की पहली बालिका पंचायत ये कहाँ पर खोला गया है, तो महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में गुजरात के कच्छ में भारत की पहली बालिका पंचायत का शुरुआत किया गया है। बात गुजरात की जा रही है तो ये भी इम्पोर्टेंट हो ही सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जल्द ही संपूर्ण भारत में बालिका पंचायत शुरू करने की योजना है। यानी
इसका वो क्या है, मतलब किसके द्वारा शुरू किया जाएगा इसको, मतलब पूरे भारत में, तो ये किया जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो बालिकाओं को सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और समाज में मौजूदा कुरीतियों को दूर करने और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। तो जाहिर सी बात है, जब बालिका से संबंधित है तो यही सब चीज़ें होंगी। ठीक है, फिर है हमारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी के लिए शुरू हुई। तो ध्यान देंगे कि भारत गौरव जो टूरिस्ट ट्रेन है ये किसके किसके बीच में चलेगी, तो ये चलेगी कोयम्बटूर से यानी तमिलनाडु से शिरडी यानी महाराष्ट्र के लिए ये चलाई जाएगी। तो ध्यान देंगे कहाँ से, तमिलनाडु से शिरडी। शिरडी कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो तमिलनाडु से महाराष्ट्र के बीच में चलेगी। और तमिलनाडु से भी पूछ लेगा कि तमिलनाडु में भी कहाँ से चलेगी, तो वो चलेगी कोयम्बटूर से। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी हम यहाँ से देखेंगे कल। और आप लोग इसको रिवीजन करते जाइए क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं और टाइम कब आ जाएगा एग्ज़ाम का पता नहीं चलता है। फिर लास्ट में हमको यही लगता है कि काश थोड़ा सा और टाइम मिल गया होता। ठीक है, तो इसलिए पहले से ही तैयार रहिए क्योंकि यह है करंट को हल्के में मत लीजिए क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये एग्जामों में। तो इसको हल्के में ना लें, अच्छे से जो चीज़ हम जब पढ़ाई जा रहे हैं उस चीज़ को तभी कंप्लीट कर लें और सुबह उठते एक बार रिविजन कर लीजिए, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।